नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9वीं के लिए है और बच्चों इस बार कोई पाठ नहीं बल्कि ये अभ्यास प्रश्न पत्र है। इतने दिनों की पढ़ाई करने के बाद अब वक्त आ गया बच्चों इस बात को जांचने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, कितनी हो रही है। इस अभ्यास प्रश्न पत्र से आप ये जान पाएंगे कि आप कितने तैयार हैं और हम ये जान पाएंगे कि हमारी पढ़ाई का या हमारे भेजे गए वीडियोस का या हमारे बताई गई चीज़ों का आप पे कितना असर हो रहा है या आप कितना जान पा रहे हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है बच्चों। इसके पहले आप जानते हैं कि अब आपके पास अब आपकी प्रथम घटक परीक्षा होगी, यूनिट टेस्ट होगा, तो उसमें किस तरीके का प्रश्न आएगा, किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा, किस तरीके से उसमें चीज़ें पूछी जाएंगी, उससे संबंधित वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक सैम्पल पेपर इसमें मैंने डाला है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें मैंने अतिरिक्त प्रश्न भी डाले हैं। तो वैसे तो आपका प्रश्न पत्र 20 अंकों का होगा क्योंकि यूनिट टेस्ट के लिए है, तो इसमें मैंने अतिरिक्त प्रश्न इसलिए डाले हैं ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें। तो बच्चों ये आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करना है, कोशिश करना है हल करने की। बड़ा आसान तरीका है, उसको हल कीजिए, उसे हल करने की कोशिश कीजिए। आप अपने माता पिता का गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि परीक्षा से पहले किस तरह से आपकी तैयारी हुई है। आप जानते हैं बच्चों कि जितना ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करते हैं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो, चाहे टर्मिनल के पेपर्स हों, तो जितना ज़्यादा पुराने पिछले सालों के पेपर आप सॉल्व करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उतना ज़्यादा आसान आपको परीक्षा के दौरान होता है, क्योंकि इससे आपका अभ्यास हो जाता है। आपको समय का महत्व पता चल जाता है, समय सारणी के हिसाब से आप काम करते हो, आपके सामने एक क्लियर विज़न होता है कि आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से सामने पेपर आने वाला है, किस तरह से पेपर आते हैं, तो फिर आपको आगे कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम घटक परीक्षा 2020-2021 के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अगली कक्षा में मैं इसका सॉल्यूशन विद क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन के साथ आपको दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों के आधार पर इस पेपर को हल कीजिए, इस पत्र को हल कीजिए, क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद जब मैं आपको उत्तर भेजूंगा अगली कक्षा में, तब आप देखिए कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ सुधारना है, कहाँ सुधार सकते हैं और कहाँ आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो प्रोज का होता है, यानी गद्य का, यानी किसी पाठ में से, गद्य पाठ में से एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है, गद्य खंड दिया जाता है और उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ कीजिए, यानी उस गद्य खंड के आधार पर जो कृतियाँ दी गई हैं उसे आपको हल करना है। जैसे यहाँ पे कौन सा गद्य दिया है, यहाँ पे एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। तो इससे हमको पता चलता है बच्चों कि ये किस पाठ का है। ये पाठ है बिल्ली का बिलोंगड़ा। आपने पाठ पढ़ा है, आपने तैयारी की है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ता हूँ। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। हम इस वीडियो को देख चुके हैं, पहले कर चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। चुनांचे का अर्थ होता है इसलिए, हालांकि बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वो समय भी आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, लेकिन अब बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली से भी कम समझदार जानवर नहीं है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आए वो हमसे कैसे मात खा जाती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता मज़े से जो जी में आता खाती।
इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। तो बच्चों इस तरह से एक पैराग्राफ सामने दिया गया है और इसी पैराग्राफ के आधार पर आगे प्रश्न दिए गए होंगे। बच्चों याद रखो कि अगर आपने पाठ पहले से पढ़ा है तो आपको पैराग्राफ पढ़ते ही सारी बातें याद आ जाती हैं। तो फिर आपको ढूंढने में, उत्तर ढूंढने में, क्योंकि आपको उत्तर इसी पैराग्राफ में से ढूंढना है, तो ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आपका समय बचता है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार सॉल्व करने से पहले पैराग्राफ ज़रूर पढ़ें। बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सीधे प्रश्न देखते हैं और उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं। नहीं, पहले आपको परिच्छेद पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और अगर पहले से आपने पढ़ कर रखा है पाठ को तो भी पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में गद्यखंड बैठ जाए। अब देखिए प्रश्न क्या है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति दी गई है, बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। अब पुरानी मान्यता क्या है, एक बॉक्स दिया गया है, आकृति बनाई गई, उसमें इसके अंदर हमको उत्तर लिखना है। तो आपको पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा कि पहले बिल्लियों के बारे में क्या मान्यता थी। उत्तर में बता नहीं रहा हूँ बच्चों, उत्तर के लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा अगली क्लास में। फिर दूसरा प्रश्न है, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर। तो इसका भी एक बॉक्स में उत्तर है कि बच्चे बिल्ली की खातिरदारी कैसे करते थे। तो एक बॉक्स में ये उत्तर आपको पैराग्राफ से ढूंढना है। तीसरा है, परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र। आपको देखना कि इस कहानी के इस परिच्छेद में कौन कौन से पात्र किसके बारे में बात की जा रही है, तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे। इस तरह से एक हो सकता है, दो हो सकता है, जितना भी हो। और जो शेर के काबू में नहीं आई वो कौन, तो इस बॉक्स को ऐसे भरना है। तो बच्चों इस तरह से आकृति बनानी। तो आप जब उत्तर पत्रिका में लिखोगे तो आपको पूरे वाक्य में ये उत्तर लिखना है बच्चों। मतलब ये प्रश्न भी लिखना है कि बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता, और फिर बॉक्स के अंदर आपका उत्तर होना चाहिए। इसलिए तो इसको कहा गया है आकृति पूर्ण कीजिए। हमने ये नहीं लिखा कि उत्तर लिखिए, हमने कहा आकृति पूर्ण कीजिए। तो वाक्य के साथ बॉक्स बनाओ और उसके अंदर उत्तर लिखिए, तभी आपको संपूर्ण अंक मिलेंगे। फिर उसी तरह से दूसरा प्रश्न एक का ब जो है उसमें शब्द संपदा कृति यानी ग्रामर जिससे रिलेटेड छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, निम्नलिखित शब्द वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। वर्तनी के नियमानुसार मतलब बच्चों स्टैंडर्ड हिंदी, जिसमें हम अब नए तरीके से किस तरह से शब्दों को लिखते हैं और किस प्रथा का पालन करते हैं, उस हिसाब से आपको, तो आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे उसको सुधारित रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड हिंदी के अनुसार लिखना है। फिर दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। मतलब चूहा दिया है, अगर वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, और अगर स्त्रीलिंग में दिया गया तो पुल्लिंग में लिखना है। बिल्ली दी गई है यहाँ पर, शेर दिया गया है और कुत्ता दिया गया है, तो आपको उस तरह से लिंग परिवर्तन करना है और उत्तर आपको लिखना है। लेकिन दोनों शब्द होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने सीधा उत्तर लिख दिया, आपको प्रश्न भी लिखना है। चूहा, उसके सामने उसका उत्तर होगा, बिल्ली, उसके सामने उसका उत्तर, ऐसा पूरा लिखना है। अगर आपने सिर्फ उत्तर लिखा तो आपके अंक कट जाते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। बच्चों आपका स्वमत है, आपके अपने खुद के विचार है, एप्लीकेशन बेस्ड ये है, इसमें आपको अपने विचार लिखना है। तो प्राणी कहते हैं जियो और जीने दो, इस पर अपना स्वमत। तो आपको क्या लगता है कि प्राणी सही कहते हैं कि आप भी जियो और हमको भी जीने दो, बेमतलब किसी प्राणी को मारो मत और सबके साथ सौहार्दपूर्ण रखो। इस पृथ्वी पर जितना मनुष्य की आवश्यकता है उसी तरह से बाकी प्राणियों की भी आवश्यकता है। तो इस पर आपका क्या विचार है, ये आपको अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पे देनी है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो गया बच्चों, जिसमें आकृति दी गई थी, फिर बीच का पार्ट, ब वाला पार्ट उसमें वो दिया था, और तीसरा सौ पार्ट जो होता है वो स्वमत। तो एक करीब करीब 2-2 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के इस तरह से आते हैं। मैंने अतिरिक्त भी दिया था, तो आप और भी मतलब अपनी तरफ से हल कर सकते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। बच्चों यहाँ पद्यांश यानी पोयम दी गई है, कविता। कौन सी कविता? किताबें। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो बच्चों यहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न लिखा है कि पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे, मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन, कि किसी चीज़ को हम मनुष्य मानकर उसका वो करते हैं, तो वो कौन है इस किताब में, किताब कविता में? तो आपको ये आंसर बॉक्स के अंदर लिखना है। देखने के अर्थ में प्रयोग शब्द, मतलब जिस शब्द का अर्थ है देखना, तो वो शब्द कौन सा है उस पोइट्री लाइन में, पद्यांश में, वो आपको यहाँ पे शब्द लिखना है कि देखने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
फिर पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में। बच्चों आपने प्रैक्टिस पेपर किया है, असाइनमेंट किया है, गृह कार्य किया है, पहले भी हम हर पार्ट में से करते हैं, तो उसमें पता है आपको कि यहाँ पे उत्तर दिया है, हमको प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर आना चाहिए हसरत से। उसी तरह से कदरें, हमको प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर आना चाहिए कदरें, लेकिन ये कविता के आधार पर ही होगा। उसके बाद भावार्थ। याद रखो बच्चों, जब भी पद्यांश दिया जाता है तो उसमें स्वमत नहीं होता, स्वमत गद्यांश में होता है, प्रोज पैराग्राफ में। पोएम पैराग्राफ में, पद्यांश में भावार्थ, उस कविता का उन लाइंस के भावार्थ पूछा जाता है, सरल अर्थ पूछा जाता है कि आपको लिखना है कि उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, तो ये आपको लिखना होता है। ये भी 2 अंकों के लिए होता है। तो इस तरह से कविता में आकृति दी जाती है और भावार्थ दिया जाता है। चूँकि यूनिट टेस्ट का पेपर है तो 2-2 नंबर का वो परीक्षा में आ सकता है, या 5 नंबर का आपका हो सकता है। उसके बाद व्याकरण, तीसरा सेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 व्याकरण। व्याकरण बच्चों मुहावरे आते हैं, तो फूला न समाना, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है, फिर वाक्य बनाना है। उसके बाद उसी तरह से तंग आ जाना, उसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। आधा नंबर अर्थ के लिए होता है और आधा नंबर वाक्य के लिए होता है। इस तरह से व्याकरण में मुहावरे पूछे जाते हैं। मुहावरे किसी भी पाठ के आधार पर हो सकते हैं जो आपने पढ़े हैं, इसलिए शब्दार्थ मुहावरों को पढ़ना है, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद है सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा है कि वाक्य में 2 क्रिया होती है, तो उसमें से कौन सी क्रिया, 2 या 2 से ज़्यादा क्रिया होती है, उसमें कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया या कौन सी सहायक क्रिया, ये आपको पता होगा, आपने प्रैक्टिस की है। तो सहायक क्रिया और उसका वाक्य में प्रयोग करना, यानी इसको इस तरह से यूज़ करना है कि सहायक क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल हो, ना कि मुख्य क्रिया के रूप में। फिर तीसरा है सूचना अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। बच्चों काल आपको आता है, वाक्य दिया है उसे बदलना है अपूर्ण वर्तमान काल में, उसी तरह से वाक्य दिया उसे बदलना है सामान्य भविष्य काल में। बच्चों जब इनको आप हल करोगे तो साथ में प्रश्न भी लिखना, ताकि आपका उत्तर आपके प्रश्न के साथ सामने सामने हो। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब डरना ये मूल क्रिया है, तो उसका फर्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, उसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, ये आपने असाइनमेंट में सॉल्व किया है। चलना, देना, तो किस तरह से इसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। बच्चों जब भी आप लिखो तो बॉक्स के अंदर लिखो, जिसमें पहला बॉक्स होगा मूल क्रिया जिसमें आप डरना लिखोगे, दूसरा बॉक्स होगा प्रथम क्रिया, उसके अंदर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसके अंदर उसका आंसर होगा डरना का, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया तीसरा बॉक्स, उसके अंदर डरना का आंसर होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप होगा। ऐसे बॉक्स बनाकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर अव्यय का वाक्य में प्रयोग, सबसे आसान तो मुझे ये लगता है बच्चों, शब्द दिया गया उसे वाक्य में प्रयोग करना है आपको, तो ये अव्यय शब्द हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा वाक्य बनाइए जिसके अंदर क्यों किया है, ऐसा वाक्य बनाइए जिसके अंदर बिल्कुल आए। और फिर रचना विभाग बच्चों अंत में इस बार आपको यूनिट टेस्ट में सिर्फ निबंध आएगा, जैसे कि आपके पोर्शन में दिया गया था। यहाँ पे निबंध के कुछ टॉपिक भी दिए गए हैं, समय का सदुपयोग, ग्रंथ हमारे गुरु, मेरा प्रिय पशु, यदि मैं अध्यापक होता। बच्चों ये जो निबंध के टॉपिक दिए होते हैं ना, अक्सर ये आपके पाठ से ही रिलेटेड होते हैं, यानी जो पाठ है उससे संबंधित ही निबंध दिए जाते हैं परीक्षा में। वैसे तो निबंध का कोई भी टॉपिक आ सकता है जिसमें आपको निर्बंध होकर बिना किसी बंधन के अपने जवाब, अपने उत्तर लिखने होते हैं। समय का सदुपयोग में समय के बारे में लिख सकते हैं। ग्रंथ हमारी गुरु, किताबें हमारी गुरु होती हैं, तो किताबी पाठ में से दिया गया है। मेरा प्रिय पशु, जैसे बिलुंगड़ा है तो बिल्ली है, तो प्रिय पशु दिया गया। यदि मैं अध्यापक होता, तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक आपको दिए जाते हैं, जिस पर आप किसी एक पर आपको 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपने देखा 4 इस यूनिट टेस्ट के लिए 4 सेशन है। पहला सेशन, पहला प्रश्न जो है प्रोज का है, प्रोज के लिए यानी गद्य के लिए, उसका पैराग्राफ, उससे प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न है पोयम के लिए यानी पद्य पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न है ग्रामर के लिए, व्याकरण। और फिर चौथा है रचना विभाग, जिसमें आपको इस वक्त परीक्षा में निबंध आएगा। निबंध का कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से किसी एक पर अपने विषय पर आप निबंध लिखिए और फिर आप देखिए कि आपने उसको क्या लिखा, आप खुद भी उसे चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं इनके उत्तर आपको जवाब दूंगा, और उससे आप अपने जवाबों को सिमिलरिटी करना, तुलना करना और देखना कितना सही है कितना गलत है, ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में कैसे आपको अंक मिलेंगे और कैसे आपके अंक काटे जाते हैं या कटते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप इस प्रश्न पत्र को, अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में या शीट पर, लेकिन साथ में प्रश्न भी लिखिए, ताकि जब आप अगली कक्षा में, अगली वीडियो में आप देखें तो अपने प्रश्नों के साथ सामने आपके उत्तर भी हो, तो आप ठीक से समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में इस अभ्यास प्रश्न पत्र के समाधान पत्र के साथ, यानी सॉल्यूशन पेपर के साथ। शुक्रिया।